दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन की। जो आपकी 18th सेंचुरी थी, वहाँ पे जो आपकी पॉलिटिकल थी उसका कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और कैसे आपकी जो मतलब कि एम्पायर थे वो कैसे आपके यहाँ पे टूटे, या फिर कैसे जो भी कुछ वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम आपका बना वो कैसे बना। तो चलो फटाफट से एक बार जान लेते हैं, अपने इस वाले चैप्टर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस वाले यहाँ पे पैराग्राफ से। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देगा स्टार्टिंग में, उसके बाद हम और कुछ बातें यहाँ पे आगे चल के जानने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब कहता है, इफ यू लुक एट मैप 1 एंड मैप 2 क्लोजली यू विल सी समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप अपने मैप नंबर 1 को और 2 को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगी, जो हमारी सब कॉन्टिनेंट थी उस टाइम पे उसके अंदर कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे हो रही थी। नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड बाय द इमरजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स की। जो आपका मुगल एम्पायर था, आपका मुगल साम्राज्य था, आप देखोगे जो उसकी बाउंड्री है वो कैसे आपकी यहाँ पे चेंज होती चली जा रही है। और जो आपकी इंडिपेंडेंट किंगडम्स है, यानी कि भाई आपका पहले मुगल के नीचे वो राजा काम करता था, अब वो मुगल से आपका यहाँ पे अलग हो चुका है और कह रहा है कि मैं खुद अकेला राजा हूँ और मैं किसी के नीचे काम यहाँ पे नहीं करता। ऐसे ही आपकी इंडिपेंडेंट किंगडम्स वहाँ पे बहुत सारी आती चली जा रही थी। ठीक है, अब आपका जो मैप नंबर 1 और 2 है, मैं इसको आपको अभी आगे चल के शो करने वाला हूं। एक बार उससे पहले हम इस पैराग्राफ को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो अब कहता है, बाय 1765 नोटिस हाउ अनदर पावर द ब्रिटिश हैज सक्सेसफुली ग्रैबल्ड मेजर चंक्स ऑफ द टेरिटरी इन द ईस्टर्न इंडिया। कि आप इस बात को भी यहाँ पे नोटिस करो कि जो आपकी 1765 थी, वहाँ पे जब आपके जो ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने कैसे आपकी मतलब की जो टेरिटरी थी उसकी अलग अलग पार्ट्स को अपने कब्जे में यहाँ पे लेना स्टार्ट कर दिया। वट दिस मैप्स टेल अस इन दैट पॉलिटिकल कंडीशंस इन द 18th सेंचुरी इंडिया चेंज क्वाइट ड्रामेटिकली एंड विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और कह रहे हैं कि ये जो आपका मतलब कि पूरा पीरियड रहा और ये मैप है, ये आपको शो कर रही है कि भाई कैसे इतने कम टाइम के अंदर आपका जो इंडिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज यहाँ पे आए और कितना चेंज आपका इंडिया जल्दी से जल्दी यहाँ पे हो गया। तो अब शो करता हूँ गाइज आपको वो मैप्स। तो एक मैप तो देखो यार आपका ये हो गया। ठीक है, अब ये जो सारा है ना, ये आपका सारा का सारा मुगल साम्राज्य, देखो कितना बड़ा साम्राज्य है आपका, मतलब कि पूरी इसकी बाउंड्री आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आपका साम्राज्य यहाँ पे फैला हुआ है पूरे के पूरे मतलब सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी। और उसके बाद यार आप मैप नंबर जो आपका 2 है यहाँ पे देखो, मतलब कितनी आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। साथ में जो ये वाला एरिया है ना आपका, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आपके जो ब्रिटिश लोग यानी कि अंग्रेज लोग थे वो आना स्टार्ट हो चुके थे और अपने इस एरिया को अपने कब्जे में यहाँ पे ले रहे थे। तो ये है गाइज आपके मैप नंबर 1 एंड 2, इनको आप एक बार ध्यान से देख लो, कुछ समझ लो अगर आपको समझना है तो, बाकी हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, और अब हमारा टॉपिक आता है, मतलब कि कहते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स इन दिस सब कॉन्टिनेंट। कि ये जो हमारा चैप्टर रहने वाला है इसके अंदर हम इन्हीं सब बातों को स्टडी करेंगे, जो आपके भाई नए पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो कैसे यहाँ पे निकल के आए, आपके जो सब कॉन्टिनेंट्स थी यहाँ पे। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी रफली फ्रॉम 1707 व्हेन औरंगजेब डाइड टिल द एंड ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। और हम स्टडी करेंगे जब आपके औरंगजेब की यहाँ पे डेथ हुई अराउंड आपके 1707 के आसपास, और जब तक आपकी पानीपत की बैटल नहीं हुई 1761 के अंदर। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहला पैराग्राफ यही आता है जो हमें कहते हैं, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। कि जो आपका एम्पायर था, मुगल साम्राज्य था, उसमें क्या क्राइसिस आपकी यहाँ पे आ चुकी थी और उसके बाद आपके कौन से मुगल राजा यहाँ पे आए, या फिर क्या कुछ इस साम्राज्य के साथ में यहाँ पे आपका सीन हुआ। ठीक है, तो चलो फटाफट। अब कहता है, इन चैप्टर 4 यू सो हाउ द मुगल एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस एंड स्टार्ट फेसिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी। कि जो आपका चैप्टर नंबर 4 था, हमने वहाँ पे हमने इस बात को जाना था कि भाई जो आपका मुगल एम्पायर था वो कैसे इतना बड़ा बना, कैसे इतना सक्सेसफुल आपका वहाँ पे हुआ। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि साथ में हमने इस बात को भी जाना था कि जब आपकी 17th सेंचुरी आना स्टार्ट हो चुकी थी तो जो एम्पायर था वो यहाँ पे कोलैप्स होना भी आपका स्टार्ट हो चुका था, वहाँ पे आपकी क्राइसिस भी आ चुकी थी। ठीक है, दीज वर कोज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। और ये आपके बहुत सारे इसके कारण हैं ये चीज़ आपकी होने की, यानी क्राइसिस आने की और आपके एम्पायर की कोलैप्स होने की। ठीक है, Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan। कि जो आपके औरंगजेब एम्परर थे, यानी कि औरंगजेब जो राजा था, उसने बहुत सारा अपना पैसा, अपनी जो फौज होती है मिलिट्री, उसको और मतलब कि बहुत सारे रिसोर्सेज को वहाँ पे लगा दिया था डेक्कन के साथ युद्ध करने में। ठीक है, सी चैप्टर 4, अगर आपको ये सभी बातें नहीं पता तो उसकी जो टेबल आपकी 1 है आप उसको देख सकते हैं, आपको उसकी वीडियो यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
बाकी कहते हैं विच ग्रुप ऑफ द पीपल चैलेंज मुगल अथॉरिटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन औरंगजेब रीजन। और आप इस बात का यहाँ पे पता लगाओ कि भाई कौन सी ऐसी मतलब कि ग्रुप था लोगों का जो कि मुगल अथॉरिटी को बार बार यहाँ पे चैलेंज कर रहा था। ठीक है, अंडर हिज सक्सेसर्स द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोकन डाउन, it becomes increasingly difficult for the later मुगल emperors to keep a check on their powerful मनसबदार्स। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपके औरंगजेब थे, इसके बाद जो भी आपके राजा बने आगे मुगल के जाके, वो ज़्यादा अच्छे आपके राजा साबित यहाँ पे नहीं हो पाए, क्योंकि वो लोग इस मामले में यहाँ पे पीछे रह गए कि भाई जो चेक करना रहता है ना कि भाई जो हमारा मनसबदार है वो सही से काम यहाँ पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो लोग इस चीज़ को यहाँ पे चेक ही नहीं कर पा रहे थे। नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स ऑफ्टन कंट्रोल्ड द ऑफिस ऑफ रिवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो नोबल लोग होते थे उनको गवर्नर अपॉइंट कर दिया, और साथ में एक बात और, जो भी आपका मतलब कि पैसा आ रहा है, मिलिट्री जा रही है, सारी बातें वही लोग अब देख रहे थे। मतलब कि जो राजा था वो कुछ भी नहीं कर रहा था। दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। और इस वजह से जो वो लोग थे ना, आपके गवर्नर्स लोग हो गए, मनसबदार्स हो गए, उनके हाथ में ज़्यादा पावर चली गई आपकी पॉलिटिकल की, इकोनॉमिक की और मिलिट्री की। और आपको पता है जब किसी बंदे के हाथ में ज़्यादा पावर जाती है तो वो उसका मिस यूज़ भी वहाँ पर कर सकता है। और इसी वजह से जो यहाँ पे मुगल एम्पायर था उसका कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया, और जो राजा था उसकी ज्यादा बातें यहाँ पे नहीं मानी जाने लगी। एज द गवर्नर्स कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, द पीरियोडिक रिमेंशन ऑफ रिवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन। और यहाँ पे बता रहे जैसे जैसे भी उन लोगों का उनकी प्रोविंस के ऊपर, यानी कि जो मनसबदार थे, गवर्नर थे, उनका उनकी प्रोविंस के ऊपर कब्जा बढ़ता चला गया। ठीक है, अब मानो भाई ये कोई मनसबदार है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नर, इसके अंडर में इतना एरिया आता है, इसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल बढ़ गया, तो इसने क्या किया, जो टैक्स यहाँ से मिलता था उसको अपनी जेब में रखना स्टार्ट कर दिया, एज कम्पेयर टू कि भाई मैं राजा को दूँ आगे जाके। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन इन लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। बाकी अब आगे कहते हैं पीजेंट एंड जमींदारी रिबेलियन इन द मैनी पार्ट ऑफ द नॉर्थन एंड द वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दीज प्रॉब्लम्स। और जो आपके किसान लोग थे, जमींदार लोग थे, उन लोगों ने भी वहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, जो कि आपके नॉर्थन और वेस्टर्न साइड के थे उन लोगों ने। और इन्होंने भी काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर दी। दिस रिवोल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय अ प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। और कह रहा है कि भाई ये जो थे ना, ये मतलब कि ये लोग जो अपना विद्रोह कर रहे थे इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो टैक्स थे ना इन लोगों के ऊपर काफ़ी बढ़ते चले जा रहे थे यहाँ पे। ठीक है, एट अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट्स बाय पावरफुल चीफ्टियंस टू कंसोलिडेट देयर ओवन पोजीशंस। और कुछ टाइम पे जो ये चीफ्टियंस लोग होते थे ना, ये उनको कहते थे कि भाई तुम ऐसा विद्रोह करो, इससे जो उनकी पोजीशन होगी वो और अच्छी हो जाएगी और मजबूत होगी यहाँ पे। ठीक है, मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज बाय रेबेलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल। और जो आपकी मुगल अथॉरिटी थी, आपको पता है कि पास्ट में भी काफ़ी उसको विद्रोह यहाँ पे झेलने पड़े थे। ठीक है, But these groups were now able to seize the economic resources of the region to consolidate their position। अब यहाँ पे बताते हैं कि बट ये जो ग्रुप आपके अब बन रहे थे ना, ये मतलब कितने पावरफुल थे, जो कि इकोनॉमिक जो आप रिसोर्सेज थे उनको सीज कर सकते थे। ठीक है, और इससे जो पोजीशन होगी राजा की वो ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी। द मुगल एम्परर्स आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर। और यहाँ पे कह रहा है कि जो भाई आपके औरंगजेब के बाद में जितने भी राजा आए वो इस बात को यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाए, नहीं संभाल पाए कि भाई जो हमारे हाथ में पावर है वो प्रोविंशियल गवर्नर्स के हाथ में जा रही है, तो भाई ये ना जाए, वो इस बात को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए। लोकल चीफ्टियंस एंड अदर ग्रुप्स, और जो आपके लोकल चीफ्टियंस थे, अदर ग्रुप्स थे, उनके जो हाथ में पावर जा रही थी वो उसको नहीं रोक पाए जाने से। ठीक है, बाकी चलो अब आगे बात कर लेते हैं। तो आगे कहते हैं रिच हार्वेस्ट एंड एम्पिटी कोफर्स, कि भाई आपकी जो मतलब की जो कटाई हुई थी फसल की वो तो बहुत अच्छी कटाई हुई, लेकिन जो वहाँ पे स्टोर की जाती है ना फसलें, वो बिल्कुल आपके खाली पड़े थे। तो ऐसा कैसे हो रहा था, मतलब कि ऐसे कुछ सीन आपके वहाँ पे क्रिएट हो रहे थे। द फॉलोइंग इज अ कंटेम्प्रेरी राइटर्स अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल बैंक्रप्सी ऑफ द एम्पायर। अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ये आपके राइटर ने कुछ लाइन्स लिखी हैं वहाँ पे जो बैंक्रप्सी हो रही थी उसके बारे में। ठीक है, अब बैंक्रप्सी आपको मैं बता देता हूँ कि मतलब कि भाई हमारे पास कुछ नहीं बचा आपको देने को, ऐसा कुछ हम जब कह देते हैं तो वो हमारी बैंकरप्सी हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहते हैं द ग्रेट लॉर्ड्स एंड हेल्पलेस एंड इम्प्रोवाइज्ड देयर पीजेंट रेज 2 क्रॉप्स अ ईयर बट देयर लॉर्ड्स सी नथिंग ऑफ आइदर। कि भाई जो यहाँ पे किसान लोग थे ना, वो यहाँ पे साल के अंदर 2-2 फसलें उगा रहे थे, लेकिन जो राजा था, लॉर्ड था, उसको इनमें से एक भी दिखाई नहीं देती थी। यानी कि दिखाई देने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई उसके पास एक भी यहाँ पे नहीं पहुँचती थी। ठीक है, एंड देयर एजेंट्स ऑन द स्पॉट आर वर्चुअल प्रिजनर्स इन द पीजेंट हैंड लाइक अ पीजेंट केप्ट इन ही क्रेडिटर हाउस अंटिल ही कैन पे हिज डेब्ट। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई
जैसे वो लोग मतलब कि किसान लोग ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब कि जिससे भाई वो लोन लेके अपनी फसल उगाते हैं और उसका लोन ना चुका पाएँ तो भाई मतलब कि उसके पास उन्हें बंध के रहना पड़ता है, मतलब कि लोन जो चुकाने के लिए उस बंदे को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, जिससे उन्होंने लोन लिया था पहले अपनी फसल को उगाने के लिए। तो ऐसे जो वहाँ के मतलब कि लोकल आपके वहाँ के जो थे ना मतलब चीफ वगैरह, वो भी मतलब कि उनके हाथों में ऐसे ही बन चुके थे, ठीक है। सो कम्प्लीटली इन कोलैप्स ऑफ ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशंस दैट थॉट द पीजेंट रीप्स हार्वेस्ट ऑफ गोल्ड हिज लॉर्ड डज नॉट सी एज मच एज विस्प ऑफ स्ट्रो। और यहाँ पे बता रहा है कि यही कारण था कि भाई फसल तो काफ़ी ज़्यादा होती थी लेकिन जो राजा था उसके पास वहाँ पे ऊपर तक कुछ भी नहीं जाता था। हाउ दे कैन द लॉर्ड कीप द आर्म्ड फोर्सेस ही शुड, हाउ कैन ही पे द सोल्जर्स हु शुड गो बिफोर हिम व्हेन ही गोज आउट और हॉर्समैन हु शुड राइड बिहाइंड हिम। तो भाई अगर राजा के पास कुछ खाने का सामान पहुंचेगा ही नहीं तो जो उसके वहाँ पे सिपाही रहते हैं, जो उसकी रक्षा करते हैं, जो उसके आगे आगे चलते हैं, जो भाई कहीं भी जाना हो राजा से पहले रहते हैं, तो उनको जो खाने का सामान होगा वो कैसे दे पाएगा राजा, उनकी फीस को कैसे मेंटेन करेगा। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे अब उठना स्टार्ट हो चुकी थी और यही कारण था कि जो आपका मुगल एम्पायर था उसका कोलैप्स होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। अब कहता है in the midst of the economic and political crisis, the ruler of Iran Nadir Shah scalped and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई इस सभी के बीच में जो आपके नादिर शाह थे, आपके ईरान के राजा थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे दिल्ली के ऊपर अटैक किया और उसको लूट लिया 1739 के अंदर और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपने साथ यहाँ पे लूट के वो ले गई। दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड बाय द अफगान रूलर्स अहमद शाह अब्दाली हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 टाइम्स बिटवीन दी 1748 एंड 1761। और कह रहे हैं कि इसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे लूटने के लिए आए, जैसे कि आपके अफगान रूलर जो कि थे आपके अहमद शाह अब्दाली, जो कि आपके 1748 से 1761 तक 5 बार उन्होंने यहाँ पे अटैक किया आपके नॉर्थ इंडिया पे, ठीक है। अब यहाँ पे अब बता रहा है आपको नादिर शाह अटैक्स जो दिल्ली के ऊपर हुआ उसके बारे में कुछ बातें, तो चलो एक बार उसको भी यहाँ पे जान लेते। अब कहता है द डिवास्टेशंस ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेजन वाज डिस्क्राइब्ड बाय द कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स, वन डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी एज फॉलोज। कि भाई जब जो आपके नादिर शाह लूट के ले गए आपकी दिल्ली को, उसके बाद मतलब कि जो कुछ सीन आपकी दिल्ली का हो गया था, यानी कि बिल्कुल आपकी दिल्ली यहाँ पे क्या बताएं कि काफ़ी ज़्यादा उसके पास से वो सामान लूट के ले जा चुका था। तो उसके बारे में काफ़ी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं आपके अलग अलग राइटर्स के द्वारा जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट थे। तो उनमें से एक चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है, उसके बारे में एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है 60 lakhs of rupees and some 1000 gold coins, nearly 1 crore worth of gold ware, nearly 50 crore worth of jewels, most of them unrivaled in the world, and the above include the peacock throne। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई एक तो वो मयूर शासन ले गए आपका साथ में, और आपकी जो मतलब कि भाई ज्वेल्स थी यानी कि काफ़ी करोड़ों का सामान वो ले गए। उनमें से काफ़ी सारे सामान का तो हमें आज भी नहीं पता है कि वो क्या क्या लूट के ले गई हैं, और मतलब कि क्या बताएं कि आपको बहुत करोड़ों का सामान वो लूट के ले गए। आप इस बात को बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। अब कहता है अनदर अकाउंट डिस्क्राइब्ड द इन्वेजन, की भाई उनमें से आपका एक अकाउंट जो राइटर ने लिखा है वो हमें बताता है कि भाई जो इन्वेजन यहाँ पे हुआ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी दिल्ली के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी यहाँ पे नादिर शाह की पिक्चर आप उसको देख सकते हैं अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ। तो यहाँ पे अब आपको आगे बताता है those who had been master were now in dried stairs and those who had been revered could not even क्वेंच देयर थ्रस्ट। और यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई जो लोग मतलब कि पहले मास्टर थे वो अब गलियों में घूम रहे थे, जो पहले मतलब कि भाई बहुत अच्छी डिश पीते थे अब उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं था। दी रैक्यूल्स वर पुल्ड आउट ऑफ देयर कॉर्नर्स, दी वेल्थ वर टर्न्ड इनटू बेगर्स। और भाई जो लोग अमीर थे वो अब भिखारी बन चुके थे। दोज हु वन सेट द स्टाइल इन क्लोथ्स नाउ वेंट नेक्ड। और जो भाई अपने कपड़े स्टाइल में पहनते थे अब वो नंगे घूम रहे थे। एंड दोज हु ओवन प्रॉपर्टी एंड नाउ होमलेस, जिनके पास पहले बहुत सारे घर होते थे अब वो बिल्कुल बेघर हो चुके थे। मतलब कि द न्यू सिटी शाहजहानाबाद वाज टर्न्ड इनटू रबल। नादिर शाह देन अटैक द ओल्ड क्वारंटर्स ऑफ द सिटी एंड डिस्ट्रॉय अ होल वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड देयर। और कहते हैं कि जो भाई यहाँ पे नादिर शाह ने शाहजहानाबाद के ऊपर काफ़ी अटैक किया और मतलब कि पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया और काफ़ी कुछ वहाँ से लूट के ले गए, यानी कि उनके जाने के बाद लोगों के पास वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यानी कि उनको खाने के भी वांदे पड़ गए थे वहाँ पे। अब आगे कहता है ऑलरेडी अंडर सेवरल प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड द एम्पायर वाज फर्दर वीकेंड बाय द कंपटीशन
अमंगस डिफरेंट ग्रुप ऑफ द नोबल। और भाई आगे चल के जो आपका एम्पायर था ऑलरेडी वीक होता जा रहा था, क्योंकि जो नोबल लोग थे उनके बीच में भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपका छिड़ चुका था। दे वर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फैक्शंस, द ईरानियंस एंड तुर्कियंस। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर वर puppets in the hands of either one of the other of these powerful groups। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं जो लोग थे ना, यहाँ पे जो नोबल लोग थे वो दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके थे। एक तो आपके ईरानियन, एक हो गए आपके तुरेनीज। और कह रहा है कि जो आपका यहाँ पे मुगल एम्परर था ना, जो लास्ट तक आपका बचा था, वो भी इन्हीं के हाथ में एक कठपुतली बन के आपका रह चुका था। ठीक है। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम व्हेन द मुगल एम्परर फुरुखशियार एंड द आलमगीर सेकंड वर assassinated and two other Ahmad Shah and the Shah Alam II were blinded by their nobles। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपकी सबसे ख़राब सिचुएशन तो वो आई कि जब आपके जो फुरुखशियार थे, आलमगीर सेकंड थे, ये सभी लोग भी अपने यहाँ पे जो नोबल लोग थे उनके बिल्कुल नीचे काम करने लगे और भाई यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंडेड, अंधे हो चुके थे, मतलब कि वो लोग, ये बात समझ सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है। अब यार आगे बात कर लेते थे, तो आगे हमारा जो पैराग्राफ आता है वो कहता है हमें इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, कि भाई अब मुगल एम्पायर तो आप जो मुगल एम्पायर था वो तो आपका कोलैप्स हो गया, तो अब जो नई स्टेट आपकी निकल के आ रही थी उनके बारे में कुछ बातें आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। एक बार फटाफट इसको भी हम यहाँ पे स्टडी कर ले। अब कहता है विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर्स द गवर्नर्स ऑफ द लार्ज प्रोविंसेस सूबरदार्स एंड द ग्रेट जमींदार्स कंसोलिडेट देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कि भाई जैसे जो आपका मुगल साम्राज्य था उसका पतन हो गया, तो फिर जो आपके सूबेदार लोग थे, बहुत बड़े बड़े जमींदार लोग थे, उन्होंने जो अपनी अथॉरिटी थी उसको यहाँ पे मतलब पावरफुल बनाना स्टार्ट कर दिया और सोचा कि भाई जहाँ पे जो एरिया हमारे अंडर में आता है ना, उसको हम अपने अंडर में रखेंगे और हम यहाँ के राजा बन जाएंगे। ठीक है। थ्रू द 18th century the Mughal emperor gradually fragmented into a number of independent regional states। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपकी जो 18th सेंचुरी थी ना, वहाँ पे क्या हुआ, जो आपका मुगल साम्राज्य था वो टूट के अब इंडिपेंडेंट राज्यों के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका था। ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेट्स ऑफ द 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू द 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू दी ओवरलैपिंग ग्रुप्स। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपकी 18th सेंचुरी की जो स्टेट थी उनको फिर हमने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर दिया, जो कि ग्रुप्स आपके यहाँ पे बता रखे हैं। जो नंबर 1 आपका ग्रुप है वो कहता है states that were old Mughal provinces like the Awadh, Bengal and Hyderabad, although extremely powerful and quite independent, the rules of these states did not break their formal ties with the Mughal emperor। कि भाई जो आपकी बहुत पुरानी मुगल साम्राज्य की स्टेट थी, जैसे कि आपकी अवध हो गई, बंगाल हो गई, हैदराबाद हो गई, इन सभी ने अपने मुगल साम्राज्य से कंप्लीटली संबंध नहीं तोड़े। इन लोगों ने अभी भी अपने मुगल से संबंध यहाँ पे बना के रखे, लेकिन ये भी आपकी इंडिपेंडेंट यहाँ पे हो चुके थे। अब जो आपकी सेकेंड स्टेट थी वो थी स्टेट्स दैट had enjoyed considerably independence under the Mughals as the वोतना जागीर्स। कि भाई वो स्टेट जो कि आपकी मुगल एम्परर से वातना जागीर्स लेती थी। these include the several राजपूत प्रिंसिपैलिटीज। इसके अंदर आपके जो राजपूत की प्रिंसिपैलिटीज़ थी वो सारी यहाँ पे इंक्लूड थी। अब जो थर्ड नंबर की थी वो थी आपकी दी लास्ट ग्रुप इंक्लूड द स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मराठा, सिख एंड द अदर लाइक द जाट्स। कि भाई जो आपकी बाकी यहाँ पे बच गई थी प्रोविंस, वो किनके कंट्रोल में थी, आपकी जो मराठा हो गए, आपके सिख लोग हो गए और जो जाट हो गए उनके। दीज वर ऑफ डिफरेंट साइज एंड हैड सीज इन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल आफ्टर अ लॉन्ग ड्रोन आर्म्ड स्ट्रगल। और भाई मुगल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ये लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट अब हो चुके थे और अपना खुद का राज्य इन लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था चलाना। ठीक है। तो बाकी माय फ्रेंड्स आज के पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मतलब कि बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।